नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्थी हेल्प लाइव सेशन में। आप सभी को जिनके घर में करवा चौथ हो रहा है उन सभी को शुभकामनाएं। और क्योंकि आज करवा चौथ है इसलिए हमने ये वीडियो जो है पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, ताकि मुझे भी करवा चौथ करना है तो उस दिन मेरे पास शायद वक्त नहीं होगा। तो लेकिन सवालों के जवाब देने बहुत जरूरी है, और आज जवाब देने में आपकी हमारी मदद कर रहे हैं निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर सीए नितेश बुद्धदेव। नितेश, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू स्वाति, माय प्लेजर। तो हम वक्त जाया नहीं करते हैं। ऑडियो वीडियो अगर सही तरीके से आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बता देंगे आप मुझे, और साथ ही नितेश को वेलकम करने के लिए नीचे हाय या वेलकम कुछ तो लिखना बनता है, राइट? तो वो आप करिए, तब तक हम सवाल यहाँ पे उठाते हैं। अब केतन पटेल जी का सवाल है पहला। उन्होंने लिखा है कि बरसों से वो वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू सो मच केतन जी। आर्मी के रिटायर्ड पर्सन है, उम्र 40 साल है, मासिक आय 90,000 रुपए है। अगले 10 साल में 1 करोड़ फंड अरेंज करना चाहता हूँ। पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ, कृपया सलाह दें यदि कुछ बदलाव करना है। पिछले 10 महीने से निम्नलिखित एसआईपी चल रही है। 25,000 की एसआईपी है। नाम क्विकली पढ़ लेते हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, निपॉन इंडिया ग्रोथ, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी टॉप 100, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, अरे बाप रे, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 और निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150। इनके पास पोस्ट ऑफिस, एमआईएस और टर्म डिपॉजिट में 28 लाख रुपए हैं। इसको भी ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि इनका जो आई थिंक टारगेट है वो पूरा हो सके। जानना चाहते हैं कि अभी लमसम करना चाहिए, और पोर्टफोलियो पे राय भी चाहिए। बहुत ज्यादा स्मॉल कैप मतलब भरा हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। नितेश, ओवर डाइवर्सिफिकेशन, ओवरलैप सब कुछ है। ट्रू, सब कुछ है जैसे स्वाति आपने बताया। बिकॉज हम शुरुआत करते हैं कि इनका टारगेट है एटलीस्ट। वन थिंग इज वेरी गुड स्वाति कि उनका एक टारगेट है कि वो अचीव करना चाहते हैं 1 करोड़, और उनका टाइम होराइजन भी लॉन्ग टर्म है। हम्म। बैंग ऑन फॉर दैट। सो अराउंड अगर 25,000 का सिप कर रहे हैं और 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है, अगर हम्म। मैं 12% रिटर्न अज्यूम करता हूँ स्वाति, तो लगभग 56 लाख का कॉर्पस जमा कर पा रहे हैं विद दैट 25,000 SIP। जी। तो मेरा मानना है कि अगर आप 15% से पर एनम उसको इंक्रीज कर पाए, आप जितना अभी कर रहे हो उतना करो, पर एवरी ईयर 15% से आप इंक्रीज कर पाओ, तो आप 1 करोड़ के टारगेट पे पहुंच जाएंगे। अगर सिर्फ एसआईपी की रकम से ही टारगेट पूरा करना है टारगेट तो? अचीव करना है तो हाँ, बिकॉज मैं अभी वो लमसम वाला जो उन्होंने बताया बाद में, उसको मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा, उसको भी कंसिडर कर लेंगे हम। बट अगर मैं SIP ही पकड़ के चल रहा हूँ तो आपको 25,000 SIP करते रहिए, और उसमें 15% से आप बढ़ाते रहिए। जी। ठीक है, और आप 1 करोड़ अचीव कर लेंगे जो आपका 10 ईयर्स में टारगेट है। उसके बाद अगर मैं ये 28 लाख को जोड़ दूं स्वाति, ठीक हम्म। है, और अभी 25,000 SIP कर रहे हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ ये 20 लाख इन्वेस्ट करेंगे और 25,000 की SIP कांस्टेंट रखेंगे, तो हम्म। तकरीबन 1.43 करोड़ जमा कर पाएंगे वो। ओके। ओके। वो अपने टारगेट से ऊपर चले जाएंगे। इसलिए मुझे ये समझना था कि सिर्फ SIP से उनको 1 करोड़ करना है, दोनों मिला के। अगर हम्म। दोनों मिला के वो कर रहे हैं तो वो आराम से अचीव कर रहे हैं। बट मुझे लगता है जैसे ही उनकी इनकम बढ़ेगी शायद वो अपनी SIP भी बढ़ाएंगे, तो सिर्फ SIP से ही वो कर पाएंगे, और जो लमसम इन्वेस्ट करेंगे अभी, हम्म। उससे उनका एक एक बूस्ट मिल सकता है जी। कॉर्पस को। और ये जो इतना सारा पोर्टफोलियो में फंड्स भरे हुए हैं नितेश, उनका? और स्वाति वही देख पा रहा हूँ, 25,000 की SIP 12 फंडों में डिवाइडेड है। सो हम्म। जैसे आपने बोला, इट्स ओवर डाइवर्सिफाइड, ओवरलैपिंग दिख रहा है। हम्म। जैसे मैं निपॉन की 4 स्कीम्स देख रहा हूँ, निपॉन मल्टी कैप और निपॉन लार्ज कैप में स्वाति 51% ओवरलैप है। तो उनके लिए ये दो अलग स्कीम है, पर उनका 51 पोर्टफोलियो सेम है। या। ठीक है, ग्रोथ एंड मल्टी में 24% ओवरलैप है, वो ठीक है, बट ओवरऑल मैं चारों स्कीम में से ये दो स्कीम बता रहा हूँ जिसमें 51% ओवरलैप है। हालांकि HDFC भी काफी सारी स्कीम है, पर उसमें इतना ओवरलैप नहीं है। तो हम्म। नॉट नेसेसरी कि हर बार ओवरलैप होगा पर्टिकुलर AMC में, बट इतनी सारी स्कीमों की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। हम्म। अब दूसरा मेरा इसके बाद जो सजेशन है स्वाति, वो रहेगा कि मेरा मानना है कि अगर आप पैसिव में जा रहे हो तो लार्ज कैप में आप पैसिव में जाइए, बिकॉज लार्ज कैप में अल्फा जनरेशन थोड़ा मुश्किल है मुश्किल है। कंपेयर टू अदर मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप एंड ऑल। सो आप लार्ज कैप में रहिए पैसिव, और बाकी एक्टिव फंड्स में आप निवेश करिए। हम्म। तो मैं एक पोर्टफोलियो उनके लिए एक समझ रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है निपॉन मल्टी कैप 8,000 स्वाति, हम्म। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 4,000, ओके। SBI कॉन्ट्रा फंड 5,000, SBI निफ्टी नेक्स्ट 55,000 एंड HDFC स्मॉल कैप 3,000। सो मुझे हम्म। लगता है ये स्कीम, इतनी स्कीमों में जस्ट 4 से 5 में
उनका पूरा 25,000 और फ्यूचर में भी जो बढ़ाते हैं वो हम्म। आराम से इसमें डिप्लॉय कर पाएंगे स्वाति। ओके, और ये जो 28 लाख रुपए इनके पास है, पहली बात राइट। ये क्या आप ये सलाह देंगे, क्योंकि हमें इनके बाकी पोर्टफोलियो का कुछ आइडिया नहीं है, बाकी निवेश का, कि ये पूरा पैसा वहां से निकाल के म्यूचुअल फंड की तरफ कर ले या थोड़ा निकाले? व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन? एग्जैक्टली माय पॉइंट, बिकॉज अगर पूरा एक पोर्टफोलियो अपने को आइडिया आता कि उसके पास और कुछ है या ईपीएफ है या पीपीएफ हम्म। है, तो ओवरऑल एक समझ जाता मुझे क्या आता है। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक कंजर्वेटिव, थोड़ा कंजर्वेटिव से थोड़ा ऊपर जाते हैं ऐसे पोर्टफोलियो पकड़ते हैं। और मैं सिर्फ इसी को ही मद्देनजर रखते हुए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर ये 28 लाख डिप्लॉय करना भी चाहते हैं, कंसिडरिंग द ओवरऑल पोर्टफोलियो, फिर भी उसको एक 6 to 8 मंथ की वीकली एसटीपी से इन्वेस्ट करें, बिकॉज जो अच्छा। हम मार्केट पे है अभी वो हाई वैल्यूएशन पे है। पर्टिकुलरली इन मिड एंड स्मॉल कैप वी आर इन द एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, लार्ज कैप में वी आर इन द रीजनेबल टू गुड वैल्यूएशन। तो हम्म। 6 to 8 मंथ्स की एसआईपी, बट वीकली एसटीपी से वो जा सकते हैं। दैट ओके। इज थिंग। और उसके अंदर में अगर असेट अलोकेशन स्वाति देख पा रहा हूँ और उनके लिए मुझे कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडरिंग द ओवरऑल टाइम होराइजन, मैं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज हमको पोर्टफोलियो नहीं पता है, फिर भी एक डेट का फ्लेवर चाहिए होगा तो। और हम्म। डेट ऐसे मुकाम पे है जो यहाँ से 8 से 9.5% जितना रिटर्न दे सकता है स्वाति। हम्म। तो डेट में तकरीबन 25%, विच इज 7 लाख। हाइब्रिड में जहाँ पे उनका मल्टी असेट एलोकेशन जैसी कैटेगरी में, जहाँ पे गोल्ड भी आ जाएगा, इक्विटी भी आ जाएगा, डेट भी आ जाएगा, जी। और इन टर्म्स ऑफ टैक्स भी बेटर है। तो 7 लाख इन हाइब्रिड, 7 लाख इन डेट, एंड रेस्ट 14 लाख इन इक्विटी। सो हाइब्रिड और डेट आप एट वन शॉट पार्क कर सकते हो, बट जो हम्म। इक्विटी वाला पोर्शन है उसको आप 6 to 8 मंथ्स में डिवाइड करके पार्क करें। और इसमें कोई रिकमेंडेशन आप देंगे सब कैटेगरी डेट में, कहाँ पर कौन से राइट। फंड, और हाइब्रिड में? ओके, सो 7 लाख जो डेट में जा रहे हैं, तो मेरा डेट में मानना है कि वो मिक्स कर सकते हैं क्रेडिट रिस्क कैटेगरी, बिकॉज उनका होराइजन काफी अच्छा है। तो ओके। क्रेडिट रिस्क कैटेगरी एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, सो आईसीआईसीआई का क्रेडिट रिस्क ले सकते हैं। हम्म। ऑफ द 7 लाख आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड क्रेडिट रिस्क में डाल सकते हैं। और दूसरा जो है एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल सकते हैं, तो दोनों फ्लेवर आ जाएंगे डेट में उनके पास। जो हम्म। हाइब्रिड है उसमें अराउंड 5 लाख रुपीज आपके इन्वेस्ट हो सकते हैं आईसीआईसीआई मल्टी असेट एलोकेशन में। वो हम्म। इन्वेस्ट करता है इक्विटी, डेट, गोल्ड, तो उसमें आपका एक गोल्ड का एक फ्लेवर भी आ जाएगा, प्लस वो ओवरऑल असेट एलोकेशन मैनेज करेंगे। तो एक हाइब्रिड में आपका आ गया आईसीआईसीआई मल्टी एसेट एलोकेशन, और उसके साथ निपॉन का बैलेंस एडवांटेज फंड ओके। में जो 14 लाख है। मेरा हम्म। मानना है उसको इक्वली ही ये सब में डिवाइड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम मैंने बताई, निपॉन मल्टी कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, एचडीएफसी स्मॉल कैप। सो वी डोंट नीड मुझे लगता है कोई एक्स्ट्रा स्कीम नया की जरूरत, और कोई फंड क्योंकि जोड़ने ऑलरेडी की डेट और जरूरत? हाइब्रिड में हम नया स्कीम दे रहे हैं। तो दिस इज मुझे लगता है प्रॉपर पोर्टफोलियो, कंसिडरिंग जो उनका होराइजन है और उनका टारगेट है। ओके। और क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो अच्छी बात ये होगी कि ये सारी डिटेल्स हम लिखकर भी सामने लगा देंगे स्क्रीन पे, ताकि आपको दिखने में या नोट करने में दिक्कत ना हो ज्यादा। अगला सवाल होतेश होतेश जी का, शायद HOTESH, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आपको पता है? होतेश, होतेश होतेश, एस एच है, मतलब मेरा नितेश है, तो मैं समझ सकता हूँ ये हॉटेश हो। ठीक है, इनका सवाल है कि क्या हम सिर्फ SBI म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में निवेश क्यों नहीं कर सकते, अगर उनका रिटर्न पिछले अगर 10 साल का देखे, अगर वो अच्छा है तो? और ये सवाल मतलब किसी भी एक, हमने कई दफा देखा है स्पेशली छोटे शहरों में क्या होता है कि जहाँ बैंक बैंक में जाते हैं वो, अगर उसी की एमसी भी है एक, तो वो मैक्सिमम उसी एक ही फंड हाउस की 3-4 स्कीम या 5-6 स्कीम्स में डलवा देते हैं पैसे। और राइट। तो इस तरह के पोर्टफोलियो में रिस्क क्या होता है? राइट स्वाति, ये मैं एक लास्ट वीक एक एएमसी से डिस्कस कर रहा था, तो मुझे भी पता चला कि काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर है, उनका सिर्फ एक ही एएमसी में निवेश है स्वाति। तो हम्म। एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, बट काफी सारा परसेंटेज। लोगों लोगों को क्या लगता है कि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और मेरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया, या। बट ये सही होता है या बैंक थ्रू, या शायद ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर एजेंट है, वो कोई पर्टिकुलर एएमसी के साथ ही एम पैनल है, और शायद उनकी ही एसआईपी और उनकी ही स्कीम्स रिकमेंड करते हैं। तो बहुत सारे पोर्टफोलियो में हमने भी देखा है और सुना भी है। तो ये एक इश्यू तो है, और ये इश्यू इसीलिए है, और मैं मेरा मानना है ऐसा नहीं है कि एसबीआई फंड हाउस या कोई और भी फंड हाउस, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एक जो इनहेरेंट बेनिफिकेशन है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, राइट। तो आप एसबीआई में या कोई भी फंड हाउस में इन्वेस्ट करो, तो वो आपके कोई भी स्कीम में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 40-50 स्टॉक में तो आपको डाइवर्सिफाई करके दे रहा है। पर हम्म। इधर आ जाता है ओवरऑल एट द पोर्टफोलियो मैनेजर लेवल,
क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो मैनेजर सेम है, तो कल समझो कि उनकी जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है वो अंडर परफॉर्म करती है, तो मेरा पोर्टफोलियो सफर नहीं होना चाहिए। तो पहली बात आ जाती है कि मुझे एएमसी लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन करना है। आप 3-4 एएमसी से पकड़ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो आप एटलीस्ट 3 से 4 एएमसी में निवेश करिए, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है। और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क से मेरा मतलब यही था जो मैंने बोला, कि कोई भी एक फंड मैनेजर की स्टाइल और वे ऑफ इन्वेस्टिंग अगर कोई पर्टिकुलर मार्केट में 2-3-4 साल तक नहीं चलती है, तो शायद आप अपनी पैशंस घुमा देंगे कि मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही नहीं करना है। तो आपका पूरा एक, मुझे लगता है, अप्रोच गलत हो जाएगा टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग और टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज आपकी कोई गलती नहीं है उसमें शायद। और जी। आपकी गलती वही होगी कि आपने कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लिया है, राइट। और हम्म। ऐसा भी नहीं है कि वो फंड मैनेजर स्वाति गलत होगा, पर उनकी वे ऑफ इन्वेस्टिंग और द स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग इज नॉट वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। तो हम्म। मेरा मानना है कि आप एटलीस्ट 3 से 4 एएमसी में डाइवर्सिफाई करें। और वो हो गया आपका एमसी वाइज डाइवर्सिफिकेशन। जैसे हम बोलते हैं कि आप असेट अलोकेशन करें, इक्विटी, डेट, गोल्ड में डालें, उसी तरह आप फंड मैनेजर को भी डाइवर्सिफाई करें। वो आपका हो जाएगा थ्रू डिफरेंट एएमसीज। गॉट इट। अगला सवाल ये जस्ट है। ऐड वन, सॉरी, आई जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट टू श्योर दैट। श्योर। स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बोल रहा हूँ ना, तो हम्म। कोई किसी भी आप देखेंगे ना, तो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं, कोई वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं, हम्म। कोई सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर की बात नहीं होती, ओवरऑल एएमसी ऐसे करती है। या। सो मैं एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहता हूँ, बहुत ही उम्दा फंड मैनेजर रहे हैं प्रशांत जैन, बट जी। उनकी ओवरऑल एएमसी ने 3-4-5 साल तक स्वाति अंडर परफॉर्म किया अक्रॉस द स्कीम, बिकॉज काफी सारे पोर्टफोलियो उनके सेम थे। अभी एचडीएफसी एएमसी खराब नहीं है, प्रशांत जैन भी बहुत बड़ा फाइनेंस फंड मैनेजर है, हम्म। बट अगर वो ड्यूरेशन में, अगर मैं एचडीएफसी के सिर्फ एचडीएफसी के साथ था, तो शायद मैंने वो रिटर्न तो गवा दिया, और शायद मैं ये प्रोडक्ट को भी डिसलाइक करूं कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही नहीं करना है। तो इन्वेस्ट इससे नहीं कर। बचना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। अगला सवाल है डाम्बुर डाम्बरधर। आज बड़े दामोदर। बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट नाम मेरे सामने है। पात्रा जी, मिस्टर पात्रा। इनको 50 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करने हैं 5 से 7 साल के लिए, घर खरीदने के लिए। गाइड मी ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर हाई ग्रोथ। माई रिस्क एपेटाइट इज मीडियम टू हाई। अच्छी बात क्या है कि रकम पता है कितनी निवेश करनी है, मोटा मोटी समय सीमा पता है 5 से 7 साल, हालांकि ब्रैकेट है, और किस गोल के लिए ये भी मालूम है। राइट, सो आई, बताएं, 5 से 7 साल का समय, और वो भी एक बहुत ही अहम गोल जैसा घर खरीदने के लिए, हम क्या प्योर पूरे के पूरे इक्विटी में जाएंगे या फिर हमें एक मिक्स्ड अप्रोच लेके चलना होगा? श्योर। सो पात्रा जी, जैसे स्वाति जी ने बताया, आई ऑल्सो लाइक द अप्रोच कि आपको आपका एक गोल क्लियर है, और हम्म। आपको पता भी है कि कितना इन्वेस्ट करना है, और उसके साथ आपने आपका रिस्क एपेटाइट भी बता दिया। इससे ये दर्शाता है कि आप स्वाति जी का शो तो रेगुलर देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि एटलीस्ट ये एलिमेंट होने चाहिए, तो एटलीस्ट हम आपको कुछ सजेशन दे पाए, हम्म। भले ही वो कंप्रिहेंसिव ना हो, बट एटलीस्ट एक 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 गाइडेंस मिल पाए, डायरेक्शन राइट। मिल जाए इन्हें। एक डायरेक्शन मिल जाए, राइट। तो आपका क्लियर गोल है, आपको 5 से 7 साल में इन्वेस्ट करना है। इसके साथ में एक दो डेटा पॉइंट भी ज्वाइन कर देता हूं, और आपके पोर्टफोलियो पे भी आएंगे। मुझे लगता है कि आप कभी भी कोई भी असेट क्लास में निवेश करो, तो उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री पता होना चाहिए, एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। और आपका होराइजन है 5 से 7 साल, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली ये आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ। स्वाति, में जब डेटा देख रहा था 1999 से अभी तक, कोई भी 7 साल आप उठा के देख लीजिए, मार्केट और स्पेसिफिकली निफ्टी में मैं निवेश करता हूं, तो मुझे कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला है, कोई भी 7 साल। आप 99 से लेके आप कभी भी इन्वेस्ट, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1999 में ही इन्वेस्ट करें, आप 2005 में इन्वेस्ट करें, 2007 में करें, पर जब भी कर रहे हो 7 साल उस पैसे को मत छुए, और वो भी निफ्टी के इंडेक्स फंड में सिर्फ, ठीक हम्म। है। फिर भी कोई भी 7 साल में आपको लॉस नहीं हुआ है। इसके साथ 2% चांसेस है कि आपको 7% से कम रिटर्न मिले, सिर्फ 2% चांसेस। हाँ। बट 98% चांस है कि आपको 7% सीएजीआर से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, और 83% चांस है आपको 10% के ऊपर रिटर्न मिल सकता है। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, फ्यूचर बस। की कोई गारंटी नहीं है। बट एक अच्छा खासा हिस्ट्री अपने पास है, जब मैं 99 से लेके, जब से निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स चालू हुआ है और अभी तक, आज की डेट तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये डेटा अपने पास है। इसके अंदर सब सब पीरियड आ जाते हैं, जब वॉर हुई या गवर्नमेंट चेंज हुई या कुछ भी हुआ, कोविड हुआ, ये सब पकड़ के भी ये हुआ है। तो एटलीस्ट अभी मुझे ये आइडिया है कि मुझे ये 7 साल का जब मेरे पास होराइजन आ रहा है, तब क्या करना है। हम्म। इसके साथ पात्रा जी ये याद रखना है, जब आप 5 से 7 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये प्रोबेबिलिटी आप अपने माइंड में वेरी क्लियर रख दीजिए। बराबर, आपका भले ही हाई रिस्क आपका एपेटाइट हो या आपको हाई ग्रोथ स्ट्रेटेजी चाहिए, बट स्टिल 2% चांस कि आपको 7% से लेस रिटर्न मिल सकता है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। लास्ट डेट। इसीलिए
इट्स बेटर, जैसे आपने स्वाति जी बोला कि पूरा इक्विटी में जाएंगे कि नहीं, मेरा मानना है कि नहीं, बिकॉज मेरे पास 5 से 7 साल है, ठीक है। तो मैं मानूंगा कि 25% इन डेट विच इज 15 लाख रुपए, 25% इन हाइब्रिड विच इज और 15 लाख रुपए, और जो 50% बचा है बाकी का 25 लाख रुपीज वो इक्विटी में। सो 15 लाख डेट, 15 लाख हाइब्रिड एंड 25 लाख रुपीज इन इक्विटी। हम्म। ऐसे अगर पोर्टफोलियो को बनाए तो एक आप अराउंड, मैं से नहीं बोलूंगा आप 12% रिटर्न अज्यूम करके चलिए, बिकॉज 12% हम इक्विटी के लिए अज्यूम करते हैं, इसमें डेट और हाइब्रिड भी मिला रहे हैं, तो एक 10 साढ़े 10% का भी आपको एक रिटर्न मिल जाता है। तो इट्स अ गुड रिटर्न इन 5 to 7 ईयर्स, Decent आज return. में हम मार्केट में खड़े हैं स्वाति। जी जी। और इसको जैसे आपने बोला, इसको और उनके लिए आसान कर देते कि कौन से फंड शायद उनके लिए सही रहेंगे। करेक्ट। और जैसे हमने पहले भी बताया, आप डेट और हाइब्रिड में एज अ लमसम इन्वेस्ट करिए, पर जो इक्विटी वाला पोर्शन है उसको आप नेक्स्ट 4 से 6 महीने और 6 से 8 महीने में एक वीकली एसटीपी के माध्यम से आप इन्वेस्ट करें। उसमें डेट में आप ले सकते हो आईसीआईसीआई क्रेडिट रिस्क फंड 5 लाख रुपए, एसबीआई गिल्ड फंड 5 लाख रुपीज, एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 5 लाख, तो आपके 3 फंड हो गए डेट में। हम्म। आप जब हाइब्रिड में आते हो, आईसीआईसीआई मल्टी असेट फंड 9 लाख रुपीज, निपॉन बैलेंस एडवांटेज फंड 6 लाख रुपीज। हम्म। और आपका इक्विटी वाला जो पोर्शन है वो मेरा है लार्ज एंड मिड कैप 6 लाख, पराग परेग का फ्लेक्सी कैप 7 लाख रुपए, निपॉन का मल्टी कैप 6 लाख रुपए, कोटक का इक्विटी कॉन्ट्रा फंड 6 लाख रुपए। तो ओह। इसमें मल्टी कैप वैल्यू ग्रोथ ये पूरा एक पोर्टफोलियो बना के दिया है। सो मुझे लगता है ये 6 7 साल में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि आपने दोनों दो सवाल के जवाब में क्रेडिट रिस्क फंड का जिक्र किया है नितेश, राइट। तो मुझे ये जानना है, अमूमन हमने इस फंड का नाम बहुत ज्यादा रिकमेंडेशंस में नहीं सुना है। डेट पोर्टफोलियो में नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप ज्यादा पैसे रखिए, अगर आपका 6 8 10 साल का है तो वाई शुड वी गो इनटू डेट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। थोड़ा सा आपको एक्सपोजर हाइब्रिड में आपके पास ऑप्शन है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड ले लें या फिर आप बैलेंस्ड हाइब्रिड ले लें। सो एनी मतलब व्हाट डू यू फील स्पेशल अबाउट क्रेडिट रिस्क फंड? राइट, सो इसीलिए आप जब डेट भी देखेंगे ना, तो मैंने गिल्ट फंड भी दिया है, बिकॉज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इधर हम लोग हायर इंटरेस्ट रेट पे अभी है और इधर से अच्छा। नीचे ही जा सकते हैं, तो गिल्ट फंड भी दिया है मैंने, हम्म। कॉर्पोरेट बॉन्ड भी दिया। अब आता हूँ क्रेडिट रिस्क पे। स्वाति, शायद आपने भी देखा होगा, बिकॉज आप इंडस्ट्री में कई सालों से हो, 2020 के पहले लोग कंफर्टेबल थे क्रेडिट रिस्क देने में, पर एक इवेंट हो गया, हम्म। इसकी वजह से पीपल आर शाइंग अवे। शायद पीपल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, हमने कंटिन्यूसली क्रेडिट रिस्क लोगों को रिकमेंड किया है, recommend जहां पे आपका होराइजन 3 से 5 साल के ऊपर का है। रीजन, आपको तकरीबन 80 बिप से 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाता है जब आप क्वालिटी हम्म। कंपनीज, क्वालिटी जैसे एचडीएफसी आईसीआईसीआई ऐसी बैंक बैक्ड एएमसी के साथ हो। और एक रिकॉर्ड इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं, आईसीआईसीआई क्रेडिट रिस्क ने कि कोई भी पेपर ने इतने सालों में, मतलब लास्ट 20 25 सालों में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। कोई हम्म। भी उसके मतलब पेपर जो जिसमें इन्वेस्ट करना है उसने कभी भी वो नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास डेटा है और आपको लग रहा है कि आपको जो ये रिस्क ले रहे हो वो जस्टिफाई है, देन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इश्यू है। बट एट द सेम टाइम अभी भी आप यील्ड का गैप देखोगे तो क्रेडिट रिस्क में आपको 80 बिप्स टू 1% ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू अदर मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म डेट फंड। तो यही रीजन से मैं एक फ्लेवर ऐड कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है एक डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा मेरा डेट के पोर्टफोलियो में। एट द हम्म। सेम मेरे पास गिल्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड तो है ही, हम्म। तो रेट कम होने वाला है, उसका मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर मान ले, अनदर क्वेश्चन हियर, कि अगर ये रेट कम होने वाला सिनेरियो अभी नहीं होता तो क्या रिकमेंडेशन अलग होती? हाँ जी, तो मैं क्रेडिट रिस्क में ज्यादा अलोकेट करता, बिकॉज क्रेडिट रिस्क को रेट कट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं बिकॉज पड़ेगा। वो ऐसे इन्वेस्टमेंट में 70% उनका पोर्टफोलियो उसमें रहेगा जिसका क्रेडिट रेटिंग डबल है प्लस से कम है। हम्म। ठीक है, तो मेरे लिए वो बेटर रहेगा वो टाइम में, इसीलिए मैं अभी 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद मैं 7.5 या 8 लाख, मतलब 50% ऑफ द पोर्टफोलियो, बिकॉज उनका होराइजन 5 साल के ऊपर है, मैंने क्रेडिट रिस्क ज्यादा दिया होता। पर इधर मैं दूसरे फ्लेवर भी दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा, मेरे को कैपिटल अप्रिशिएशन भी मिल जाएगा बिकॉज रेट कट होगा, हम्म। उसके साथ क्रेडिट रिस्क में मेरे को यील्ड तो ज्यादा मिल ही रहा है, तो एक बैलेंस भी हो गया और उसके साथ मैंने डाइवर्सिफाई भी कर दिया। ओके। अगला सवाल थोड़ा लंबा सा है, जो सभी लोग जरा गौर से सुनिएगा। क्रिएटर, इनका हैंडल है @creator ZG5YS। लिखा है कि जितने भी अधिकतर जो एडवाइजर्स आते हैं वो ये बताते हैं कि अपना पोर्टफोलियो जितना छोटा रहे उतना बेहतर है। 20% से अधिक एलोकेशन एक सिंगल फंड हाउस में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कंसंट्रेशन रिस्क होता है। और किसी भी कैटेगरी में एक से अधिक फंड भी ना रखे। अब मान लीजिए कि मैं एक नया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और उसमें जो मैंने मिक्स सोचा है, 1 लार्ज कैप विथ 40% ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन, 1 फ्लेक्सी कैप 20%,
वहां पर एलोकेशन, एक वैल्यू फंड 10%, एक मिड कैप 20% और एक स्मॉल कैप 10%। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक सिंगल फंड में लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर में मैं एक डाल रहा हूँ। अगर मैं फंड हाउस रिपीट करता हूँ किसी और कैटेगरी के लिए तो मेरा एलोकेशन 20% से अधिक हो जाएगा। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि कैसे, और भी लंबा सवाल है लेकिन मोटे तौर पे सवाल ये है कि कैसे हम रिपीट भी ना करें और हम एलोकेशन भी मेंटेन करें, और सब ये बैलेंस कैसे हम क्रिएट ला सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। राइट स्वाति, बहुत ही मुझे लगता है वैलिड क्वेश्चन है, या बिकॉज ये कंफ्यूजन आता है क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है, उसके साथ हम ये भी बोलते हैं कि आप 10 20 25 स्कीम ना रखें। और उनका क्वेश्चन इसीलिए वाजिब है कि वो बोलते हैं कितना मैक्सिमम परसेंटेज रख सकते हैं, बराबर हम्म। है। स्वाति, मेरा मानना है मैं अप टू 33% एक एएमसी में कंफर्टेबल हूं, अगर मेरा रिसर्च प्रॉपर है। सो अप टू 33%, मगर आप मुझे 1 लाख रुपए की भी एसआईपी दे रहे हो, शायद मैं 3 स्कीम में या 3 फंड हाउस में डाल रहा हूँ, तो आई एम कंफर्टेबल। ठीक है, तो हम्म। पहली बात आ जाती है, मैं मानूंगा 25 से 33%, मतलब 25 to 33% आप एक एएमसी में बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑफकोर्स प्रोवाइडेड आपका रिसर्च प्रॉपर है। तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का जो क्वेश्चन था कि मैं पूरा एक एएमसी में नहीं लगाऊं, वो सोल्व हो जाता है, बिकॉज मैं एटलीस्ट 3 एएमसी में लगाऊंगा। अगर मैं 33 भी पकड़ूं और 25 पकड़ो तो 4 एएमसी। तो मुझे लगता है 3 से 4 एएमसी में डाइवर्सिफिकेशन इज अ गुड। सो आप 33% तक जाइए। अभी उसके अंदर आप एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक मिड कैप, अगर 3 ले रहे हो, अगर 4 ले रहे हो तो एक मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एंड वन वैल्यू बेस्ड और अ कॉन्ट्रा बेस्ड आप हम्म। कैटेगरी पकड़ लीजिए। तो आपका जो दूसरा लेवल का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम स्वाति लार्ज कैप रिकमेंड नहीं करते हैं। जो लार्ज कैप हमारा जो अलोकेशन होता है, आप मानेंगे जब मैं फ्लेक्सी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा लार्ज कैप आ गया, जब लार्ज मैं कैप हो रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं लार्ज कैप आ गया, मेरे मिड कैप में भी लार्ज कैप होगा। तो मुझे क्या लग रहा है कि लार्ज कैप एज अ कैटेगरी तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कंपेयर टू बेंचमार्क। तो मुझे प्योर लार्ज कैप अगर चाहिए भी होगा तो मैं पैसिव से आऊंगा। और अगर हम्म। जब मैं पैसिव से आता हूँ तब मेरे को एएमसी में रिपीटेशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं नहीं दिख रहा है, फर्क पड़ता। अल्टीमेटली बेंचमार्क ही दिख रहा है। राइट। तो ये क्वेश्चन साथ में आएगा, बट अगर आपको लार्ज कैप अलोकेशन चाहिए तो मुझे लगता है आपका लार्ज कैप, मैं तो जब लार्ज कैप अलोकेशन देता हूँ इट्स ऑलवेज थ्रू अदर कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप, क्योंकि सब में लार्ज कैप का पोर्शन आ ही जाता है। राइट। हम्म। तो यू सेपरेट लार्ज कैप फंड। इसके बाद जब आप कोई भी एएमसी का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च करोगे तो आपको वो कन्विक्शन आ जाएगा कि आपके लिए वो 3 से 4 एएमसी शायद सफिशिएंट है। हम्म। मेहनत लगेगी, इसलिए मैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों बोल रहा हूँ। और शायद अभी जब बात कर रहे हैं और सब आपको कोई एक्सपर्ट आके बोलते हैं, जो भी आपका हैंडलर है, सॉरी हमको आपका नाम नहीं पता है तो आपका नाम मेंशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये कन्विक्शन होगा और आप प्रॉपरली इसको फॉलो कर पाएंगे जब आपका रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मिस आउट करोगे, या आपकी लाइकिंग वाली एएमसी है, बिकॉज अब ये वो लाइकिंग क्यों आ रहा है, कोई बायस है या आपका रिसर्च है, ये सब हम्म। आपको शायद दुख या लाइकिंग मोस्टली रिटर्न से आती है, जैसे क्वांट, फिर सब बोलेंगे कि इनको क्वांट पसंद नहीं। भाई मुझे क्वांट से कोई दिक्कत नहीं है म्यूचुअल फंड से, जस्ट दैट कि वो नाम जहन में पटाख से आ जाता है। ऑफ रेट सभी लोग, जब तक ये पूरा सेबी का मसला नहीं हुआ था तब तक क्वांट 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 सबको चाहिए था, और वो लाइकिंग सिर्फ इसलिए आ रही थी क्योंकि उसने लगातार बीते कुछ सालों में एक बेहतरीन रिटर्न कमा कर दिया है। सो लाइकिंग एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टर की अगर उसमें जाएंगे तो मोस्टली वो रिटर्न से जुड़ा हुआ होता है। ट्रू, कंप्लीटली अग्री स्वाति, बिकॉज जैसे जैसे मैं इसका जिक्र आप क्रेडिट रिस्क करो, क्रेडिट रिस्क आप अगर आप 2020 के पहले कोई क्वेश्चन पूछते थे या देखते थे, हम्म। डेट में लोग जाते थे और डेट में क्रेडिट रिस्क वाज वेरी नॉर्मल। बट हम्म। अभी पीपल आर शाइंग अवे बिकॉज एक इवेंट हो गया। जैसे कौन, स्वाति जी हम भी रिकमेंड करते हैं, बराबर है, पर वो मुझे पता है कि वो मेरा कोर एलोकेशन नहीं होगा, मेरा सैटेलाइट एलोकेशन होगा। क्या 20 30% में जो भी मस्ती करनी है आप कर सकते हो। एंड कर मैंने सकते। ऐसे मस्ती कि आपको लग रहा है कि चलो इतना हिस्ट्री नहीं है पर मुझे एक अट्रैक्टिव फंड हाउस लग रहा है या अट्रैक्टिव स्ट्रेटेजी लग रहा है, तो आप उसमें निवेश करें। ऑफकोर्स मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को ही इंपॉर्टेंट दूंगा एंड नॉट जस्ट अ रिटर्न। जी। अगला सवाल, वक्त ठीक ठाक होता जा रहा है लेकिन हम फटफट सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल कहाँ है, रवि प्रताप सिंह जी का। रवि प्रताप सिंह जी ने पूछा है कि 2011 से निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में और डिसेंट सीएजीआर इनको दिख रहा है, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि जब किसी किसी भी स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखता है उनकी उम्मीद के मुताबिक प्रोबेबली, कितना लंबा वक्त इंतजार करना चाहिए कोई भी फैसला लेने के पहले। बिल्कुल, बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं बट उसमें से फंड में से कब एग्जिट हुए और
उसमें इन्वेस्टर कब तक रहना चाहिए? वेरी वैलिड क्वेश्चन रवि प्रताप जी। पहले डिसेंट सीएजीआर इज अ सब्जेक्टिव। अभी हम्म। सब डिसेंट सीएजीआर लग रहा है बिकॉज लास्ट 3-4 साल में मार्केट ने बहुत अच्छा किया है। तो आपका डिसेंट मेरा डिसेंट बहुत चेंज हो सकता है। हम्म। इसलिए हम बात करते हैं स्पेसिफिक। जब भी मैं स्वाति कोई भी फंड में निवेश करता हूँ, तो मुझे उसकी कैटेगरीज के रिटर्न देखने हैं, और उसको कैटेगरीज या वो मेरे फंड को मेरे को बेंचमार्क से कंपेयर करना है। हम्म। तो समझ लीजिए अगर मैं फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहा हूँ तो मेरे लिए बेंचमार्क है निफ्टी 500। अगर मैं हम्म। लार्ज कैप में निवेश कर रहा हूँ तो मेरा बेंचमार्क है BSE 100, और मैं मिड कैप में कर रहा हूँ तो निफ्टी मिड कैप 150। राइट। अभी मेरा फंड ये पर्टिकुलर बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं, तो मेरे को सबसे पहले ये देखना है, और मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा फंड दूसरे फंड को बीट कर रहा दूसरे फंड से अच्छा कर रहा है है। क्या? राइट। ऑफ कोर्स वो करना चाहिए, वो आपका एक एंड गोल हो सकता है, बट द हम्म। बेसिक थिंग इज दैट कि मेरा जो अल्फा जनरेशन जिसलिए मैं फंड मैनेजर को पैसा देता हूँ, हम्म। तो वो पर्पस सोल्व हो रहा है कि नहीं। अगर वो सोल्व होता है तो आप अच्छा कर रहे हो। तो हम क्या फॉलो करते हैं आपको बताते हैं, और शायद आप इससे इंस्पायर हो सके। अगर 1 to 1.5 ईयर्स कोई फंड अंडर परफॉर्म करता है, तो हम उसको स्वाति जी अंडर ऑब्जर्वेशन बकेट में डालते हैं 1-1.5 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद। मतलब 4-6 क्वार्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद भी अगर 1 साल तक उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, देन वी डिच द फंड। फिर हम फंड में से बाहर निकल जाते हैं। तो ये अप्रोच हम फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं। बट इसके साथ एक चीज मैं बताना चाहूंगा। आप रैंक और आप स्टार रेटिंग को, और आप वो जो रैंकिंग आता है, वो स्टार रेटिंग आता है, उस उसको पे चेस। जाके ना करें। हम्म। बिकॉज क्या मुझे होता है मेरा यहाँ पर एक सवाल है आपसे जी नितिश, जी। कि अगर मान लीजिए कि किसी के पोर्टफोलियो में अभी निवेश का अभी एक्यूमुलेशन फेज में है, वो अभी 6-8 साल दूर है अपने टारगेट से, वहां पर आप 1-1.5 साल वेट करते हैं नॉर्मली, और आपके पास इतने क्वार्टर, लेकिन वो निवेशक जिनका प्रोबेबली गोल अगले 3 साल में या फिर 2 साल में पूरा होने वाला है, उनके पास वो बैंडविड्थ शायद नहीं रहती है कि वो इतने क्वार्टर, 4-6 क्वार्टर से इंतजार करें। वहां पर भी यही अप्रोच आप लेते हैं लेकिन? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज जब स्वाति मेरा गोल समझिए इधर से 1.5-2 साल ही दूर है, हम्म। सो मोस्टली हम इक्विटी में रहते ही नहीं है। इक्विटी लेकिन से ट्रेड पे मूव कर जाते हैं। आमतौर पर निवेशक जो है वो जो खुद से DIY जो हाँ निवेशक हाँ हाँ। होते हैं, राइट राइट, उनको अग्री। ये बात समझ में नहीं आती कि भाई अगर गोल 3 साल हो गया है दूर, अब आ गया है पास में, तो अब निकल जाओ और अब सेफ जगह पैसे पार्क कर दो। राइट, पर्टिकुलर और स्पेसिफिकली जब ऐसा मार्केट हो तब आपके पास 1.5-2 साल भी पूरा गोल है, और लगता है कि आप 90-95% कॉर्पस पे भी आ गए हो। सो इट्स अ वाइज स्ट्रेटेजी टू कम आउट। बट बताओ। जैसे आपने बोला, अगर मेरा 2 साल ही है तो मैं इतना वेट नहीं कर पाऊंगा कि अभी 1 साल वेट करूँ और उसके बाद में परफॉर्मेंस हम्म। देखो। वो केस में आप कॉल ले सकते हो। बट स्वाति जी, एज यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी नॉर्मल कि कोई या बहुत अच्छे से अच्छा फंड मैनेजर भी 4-6 क्वार्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है। या दैट्स व्हाई वी गिव दैट, बेस्ड ऑन द हिस्ट्री वी गिव दैट लीवे। हम्म। हम्म। इन्होंने एक्सिस ELSS टैक्स सेवर का नाम लिया है एक्चुअली। हमने ये सवाल का जो हिस्सा था वो शायद मिस हो गया मुझसे। ओके। और उसके बारे में कहा है कि अभी तक 14% CAGR दिया है, लेकिन अभी इसका बिलो पार है परफॉर्मेंस अपनी कैटेगरी से। और तो क्या करना चाहिए उस फंड, इस पर्टिकुलर फंड में उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे उन्होंने ये इस पर्टिकुलर फंड का जिक्र किया, जैसे 14% अच्छा CAGR लग रहा है, बिकॉज हम नॉर्मली 12% अज्यूम करते हैं। बट हम्म। जब मैं इसका परफॉर्मेंस देख रहा हूँ स्वाति, तो ये लास्ट 1, 3 एंड 5, तीनों 1, 3, 5 रोलिंग रिटर्न अगर मैं देख रहा हूँ, तीनों महीने ने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म, मतलब बेंचमार्क से अंडर रिटर्न दिया है। तो मुझे हम्म। लगता है ये फंड से निकल जाना बेहतर रहेगा। ओके। अगला सवाल हमारे पास विनय कुमार जी का है। लिखा है कि ये झुंझुनू जिले के गांव में रहते हैं और यहाँ पर वित्तीय नियोजन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं अपने 48वें साल में से शुरू करना चाहता हूँ। 5,000 रुपये कहाँ इन्वेस्ट करूँ हर महीने? अभी 5,000 और डिपॉजिट करने हैं। अभी सिर्फ ICICI प्रुडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में 2,500 रुपये हर महीने डिपॉजिट करता हूँ। बताएं कैसे निवेश करूं? 13 साल और 15 साल की बेटियां हैं, उनके लिए निवेश करना चाहते हैं। शुड आई गो विथ इंडेक्स फंड और इक्विटी? इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 साल के लिए कम से कम करेंगे ये। विनय कुमार जी, इट्स नेवर टू लेट। आप इन्वेस्टमेंट ये उम्र से चालू करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और आपके पास अभी भी 12 साल, आप बोल रहे हो कि 12 साल का एक टाइम होराइजन है, तो मुझे लगता है ये आइडियल है इक्विटी के लिए। और अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10,000 की SIP करते हो, तो लगभग 30 लाख का कॉर्पस जमा कर सकते हो। और पॉसिबल होगा, और आप 10% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर पाए, तो लगभग 50 लाख का आप कॉर्पस जमा कर पाएंगे। आप अभी एक अच्छी स्कीम में निवेश कर रहे हो, ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड, वो जारी रखिए 2,500 का। इसके साथ आप
2500 बजाज फ्लेक्सी कैप में, 2500 निपॉन मल्टी कैप में, और हम्म 2500 पराग परिक फ्लेक्सी कैप में आप निवेश कर सकते हो। और हम्म ये मुझे लगता है डिसेंट पोर्टफोलियो आपके लिए हो जाएगा जब आप 12 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। 10 साल के लिए बीएएफ में होना जरूरी है क्या? मतलब आप ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी निवेश है, निकालने का भी स्विच करने में भी ज्यादा कुछ बेवजह का क्यों स्विच करना, कंटिन्यू करें ये सोच के? एक एक तो स्वाति जी वो भी रीजन है, और दूसरा रीजन ये भी है, पर्टिकुलरली ये फंड और कोई कोई बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है, उसमें हमने जब परफॉर्मेंस देखा, हम्म मैंने 10 साल का डेटा लिया, तो हम्म 10 साल के डेटा में उन्होंने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। तो हमको लगता है ये तो हाइब्रिड फंड है, हम्म बट बाय जस्ट कीपिंग 50% इन इक्विटी ऑन एन एवरेज, आईसीआईसी बैलेंस एडवांटेज या दूसरे बैलेंस एडवांटेज फंड लगभग 50% इक्विटी में रखते हो ओवरऑल में, 10 साल का एक एवरेज लूँ तो, फिर भी उन्होंने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। तो हमको लगता है बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी की जरूरत है जब मेरा 10 साल का होराइजन है, बट जरूरत है। दूसरा मेरा रीजन इनको देने का ये था क्योंकि नए इन्वेस्टर है। अगर हम्म। मैं उसको सब हाइब्रिड और इक्विटी या दूंगा, तो एक ऐसा फेज आएगा जब उनको लगेगा इससे अच्छा तो एफडी है। तो ये दोनों को मुझे समझाने के लिए मुझे ये फंड रखना था, बट एट द सेम टाइम नो हार्म इन कीपिंग बैलेंस एडवांटेज इवन अ लॉन्ग होराइजन। ओके, आखिरी सवाल रुपेश कदम जी का। इफ एनीबडी डजंट कम अंडर इनकम टैक्स स्लैब, से हाउसवाइफ या फिर नॉन वर्किंग पेरेंट्स, एंड दे आर गेटिंग कैपिटल गेन फ्रॉम म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर्स इन नॉन टैक्सेबल लिमिट, विल दे रिक्वायर टू फाइल आईटीआर? ये आपका सीएजी। हाँ जी, वो सीए का हैट मुझे पहना ही देते हो, अच्छा लगता है। और मैंने और जानबूझ के ये सवाल लिस्ट में रखा था क्योंकि मुझे पता था कि ये यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू स्वाति, माय प्लेजर। तो रुपेश जी, वेरी वैलिड क्वेश्चन, और एक टैक्स प्लानिंग भी इधर हो सकता है, पर थोड़ा टैक्स इसमें समझ लेते हैं। बेसिक स्लैब का जब बेनिफिट की बात आती है, तो बेसिक स्लैब जैसे अभी तक स्वाति जैसा लगता है कि ओल्ड रिजिम में मेरे को 5 लाख तक टैक्स नहीं देना है और न्यू रिजिम में मेरे को 7 साढ़े 7 लाख टैक्स नहीं देना है। पर जब बात आती है कैपिटल गेन की, तो आपको बेसिक स्लैब का बेनिफिट मिलता है, बिकॉज लोगों को ये आइडिया होता है कि मुझे 5 या 7 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा जब कैपिटल गेन होगा। तो आपको ओल्ड रिजिम में हो तो आपको 2.5 लाख तक टैक्स नहीं भरना होगा, और 2.5 लाख तक ही आप इनकम दिखाते हो तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप ओल्ड रिजिम में हो, न्यू रिजिम में हो, तो 3 लाख तक आपका उसमें जो कैपिटल गेन है हम्म उसमें आपको टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक एग्जेम्पशन में आता है, और आपको रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट आपको लगता है कि अगर 5 लाख तक और 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है क्या? वो नहीं है, बिकॉज वो आपको 5 लाख तक या 7 लाख तक, 5 लाख ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में 7 लाख तक टैक्स इसीलिए नहीं भरना है बिकॉज स्वाति एक रिबेट का बेनिफिट मिलता है। जी। रिबेट वाला बेनिफिट है ना, वो आपको नॉर्मल इनकम पे मिलता है। तो अगर आपकी कैपिटल गेन इनकम है, ठीक है, हम्म उसमें आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो बिल्कुल आपकी 2.5 लाख ओल्ड रिजिम में और 3 लाख न्यू रिजिम में आपकी इनकम है कैपिटल गेन से, तो आप टैक्स नहीं भरना है और आप रिटर्न भी शायद फाइल नहीं करें। बट अगर आपको लॉस है तो बिल्कुल रिटर्न फाइल करें, बिकॉज आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और फ्यूचर में जो गेन होगा उससे सेट ऑफ कर सकते हो। ओके। एंड ऑल सेट इट डन, रिकमेंडेशन ये है कि आप फिर भी रिटर्न फाइल करें, बिकॉज उसमें कोई हार्म नहीं है और आपका एक हिस्ट्री बिल्ड होता जाएगा। तो पर्टिकुलर ईयर में रिटर्न फाइल का इतना कॉस्ट भी नहीं आता है, तो प्लीज रिटर्न फाइल करें। बट हाँ, आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे दिया कि जरूरत नहीं है, बट जरूर। रिकमेंड आप फाइल करें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश, सभी सवालों के जवाब बड़ी डिटेल में और बड़े आसान शब्दों में देने के लिए। आप पहली बार हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड वाले शो में आए। इसके पहले हमने एक वीडियो साथ में किया था जहां पर हमने टैक्सेशन के एंगल्स को समझा था। लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई लव्ड योर आंसर्स। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही बी वेल्दी हेल्प लाइव में फिलहाल इतना ही। जिनके घर में करवा चौथ हो रहा है, जाइए जल्दी अपनी शरीके हयात अपनी बीवी को जरा चांद दिखाइए और उन्हें कुछ खाना पीना खिलाइए, अच्छा गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट अभी तक सोचा नहीं है तो उनके नाम से कुछ नया निवेश शुरू कर दें, वो एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है। और इसके साथ ही बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। जवाब अच्छा लगा है तो नीचे थैंक यू बोलिए जरा कमेंट करके, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।